नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज देखेंगे पीएम की बैठक में क्यों नहीं आ रही महबूबा मुफ्ती, एलजेपी पर कब्जे के लिए क्या है चिराग का आशीर्वाद प्लान, जानेंगे राम मंदिर की जमीन पर अब क्या हुआ नया खुलासा, ट्विटर के बाद फेसबुक क्यों सरकार से है खफा और लोगों की मदद से क्यों इनकार कर रही है सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात संघ के अधिकारी क्यों मोदी को सोशल मीडिया पर नहीं करते पसंद। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब में 2 विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के मामले में फंसे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, विपक्ष के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के विधायकों ने भी उठा दिए फैसले पर सवाल। सोशल मीडिया के लिए लागू किए गए नए आईटी कानूनों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को दिया जवाब, आम उपभोक्ताओं के हितों के लिए बनाए गए नियम। दिल्ली में अनलॉक 4 का ऐलान, सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब पार्क और बार भी लोगों के लिए खुलेंगे, सरकारी कार्यालयों में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति जरूरी, बाजार खोलने का समय भी बढ़ाया गया। सऊदी अरामको के चेयरमैन और सऊदी अरब के पब्लिक वेल्थ फंड के गवर्नर यासिर अल रुमायन को मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड में जगह, 24 जून को कंपनी के एजीएम के बाद हो सकता है इसका ऐलान। स्विस बैंक में भारतीयों के जमाधन में वृद्धि होने की खबरों के बाद हरकत में आई सरकार, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बैंक से मांगे पूरे तथ्य। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों के नुमाइंदों को न्योता दिया गया है। लेकिन कई प्रमुख दल के नेता इस बैठक से दूरी बनाते दिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। घाटी को लेकर आज एक बार फिर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। बैठक में घाटी की स्थिति को लेकर चर्चा हुई, साथ ही 24 जून को होने वाली बैठक का एजेंडा भी तय करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। दूसरी ओर पीएम की बैठक में शामिल होने को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गुपकार समूह के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद पीडीपी की ओर से बयान दिया गया है कि महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगी। उन्हें न्योता जरूर मिला है, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि गुपकार की ओर से फारूक अब्दुल्ला बैठक में जाएंगे। इस बीच घाटी के राजनीतिक दलों में इस बात पर सहमति है कि घाटी को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलना चाहिए, साथ ही जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी घाटी के राजनीतिक दलों ने सहमति जताई है, लेकिन ये साफ है कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों को छोड़कर अन्य किसी मुद्दे पर ज्यादा जोर नहीं देगी। घाटी में कुछ समय पहले डीडीसी चुनाव कराए गए थे, उसके बाद से ही यहाँ विधानसभा चुनाव कराए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अगर घाटी में विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये देश की सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश वाली विधानसभा होगी। अब तक ये दर्जा सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली को मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर पर पीएम की बैठक में कई अहम मामलों पर सहमति बन सकती है, खास तौर पर विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन बिहार में एलजेपी के अंदर किसी भी तरह की सहमति बनती नहीं दिख रही है। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच अब लड़ाई और तेज हो गई है। आज चिराग पासवान ने अपने गुट की बैठक बुलाई थी, तो बैठक के बाद चिराग ने क्या किया दावा, देखें ये रिपोर्ट। पशुपति पारस ने अपने सारे पत्ते पहले ही खोल दिए थे। एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी दिल्ली और बिहार दोनों ही जगह एनडीए में शामिल है। जल्द ही पशुपति गुट की ओर से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया और उनका गुट अब पूरे दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग में पार्टी का नाम, झंडे और चुनाव चिन्ह पर दावा करने की तैयारी कर रहा है। पशुपति के साथ एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों का समर्थन है। बिहार विधानसभा में एलजेपी का एक विधायक था जो पहले ही जेडीयू के साथ जा चुका है। ऐसे में पशुपति पारस फिलहाल चिराग पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन चिराग हार मानने को तैयार नहीं है। चिराग ने अपने चाचा पशुपति के खिलाफ रणनीति भी बनाना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली में एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें पशुपति पारस के अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए चिराग ने कहा कि आज हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अधिकांश सदस्य मौजूद थे, जिसमें साफ हो गया कि एलजेपी का समर्थन किसके साथ है। बैठक में सभी ने निष्कासित नेताओं द्वारा पार्टी के चिन्ह और नाम के इस्तेमाल को गलत बताया। सभी सदस्यों ने एक मत से रामविलास पासवान को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की मांग की। चिराग ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई अभी आगे और तेज होगी। 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है और चिराग ने इसे भुनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
चिराग ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा, मेरे पिता की जयंती 5 जुलाई को है। मेरे पिता और चाचा अब मेरे साथ नहीं है, इसलिए हमने हाजीपुर से 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला लिया है। यह यात्रा बिहार के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। हमें लोगों के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद यात्रा के बहाने चिराग अपने पिता की विरासत पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है। एलजेपी का विवाद उसकी जमीन को कमजोर कर सकता है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की जमीन पर भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जमीन के टुकड़े की अलग अलग कीमतों को लेकर मंदिर ट्रस्ट और बीजेपी घिरती दिख रही है और कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। अब एक और जमीन की खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आ गया है। देखें ये रिपोर्ट। देश में करोड़ों लोगों की आस्था और भावना से जुड़े राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को भुनाकर ही बीजेपी सत्ता का सफर तय करती आई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी ने केवल राम नाम जप कर ही अपना काम बनवाया है। लेकिन अब राम मंदिर की जमीन को लेकर उसके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी जा रही जमीनों में 2 और सौदे विवादों के घेरे में आ गए हैं। इन जमीन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की अहम भूमिका है। एक जमीन जो दीप नारायण ने 20 लाख रुपए में खरीदी, उसे राम जन्मभूमि को 2.5 करोड़ में बेच दी गई। वहीं दूसरी जमीन जिसकी कीमत 27 लाख रुपए थी, उसे भी मेयर के भतीजे ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ में बेचा है। अब जब जमीन से जुड़ा खुलासा होगा तो भला विपक्ष शांत कैसे बैठेगा? आपके राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर की जमीन में मामले के आरोपी ट्रस्टियों के साथ उनके परिवार से जुड़े लोगों के खातों की जांच कराई जाए, जिससे चंदा चोरी का पूरा खेल उजागर हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मसले पर बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश के करोड़ों गरीब, आम आदमी, कर्मचारी, व्यापारी, किसान और मजदूर राम भक्त अपना पेट काट कर चंदा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपना पेट भर रही है। अब मंदिर मामले में विपक्ष का तो सरकार पर बरसना लाजमी है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई राम नाम की आड़ में जनता के पैसों से हुआ खिलवाड़? राम मंदिर की जमीन के सौदे में लगातार सामने आ रही गड़बड़ी से बीजेपी बुरी तरह से घिसती जा रही है। बीजेपी को यूपी में अपनी सियासी जमीन कमजोर होते दिख रही है। जमीन की लड़ाई महाराष्ट्र में भी चल रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार में शामिल है, लेकिन उसे लगता है कि सरकार शिवसेना और एनसीपी ही चला रही है, जिससे कांग्रेस की सियासी जमीन कमजोर हो रही है। इसके बाद कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन में दरार की खाई और गहरी ही होती जा रही है। ये मामला उस वक्त और बढ़ गया जब महाराष्ट्र में कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। अगर आला कमान फैसला लेता है तो मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनने को तैयार हूं। पटोले के इस बयान से एक बार फिर ये संकेत मिले हैं कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि राज्य की गठबंधन सरकार में सबसे अहम भूमिका निभा रही एनसीपी ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक महाराष्ट्र सरकार चलाने के मुद्दे पर एकजुट हैं, लेकिन वर्ष 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ लड़ने पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। अब नाना पटोले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के सीएम भी कहां चुप रहने वाले थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने शनिवार को इशारों में स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोगों की समस्याओं का समाधान किए बिना अकेले चुनाव लड़ने की बात करेगा, उन्हें लोग जूते से पीटेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई कांग्रेस प्रमुख भाई जगताप ने कहा था कि वो शिवसेना से हाथ मिलाए बिना अगले साल के मुंबई निकाय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बता दें कि दशकों से विरोधी रहे शिवसेना और कांग्रेस ने 2019 में शिवसेना के भाजपा से अलग होने के बाद शरद पवार की एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई। तो इस मामले से यह साफ हो गया है कि राजस्थान और पंजाब के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इसलिए अब देखना होगा कि ये अनबन अब यहीं सुलझ जाएगी या कोई बड़ा रूप लेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस का विवाद बढ़ा तो सरकार भी मुश्किल में आ सकती है, लेकिन उद्धव के लिए राहत की बात यह है कि कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापसी की बात नहीं की है। विवाद में इन दिनों सोशल मीडिया भी बना हुआ है। ट्विटर पर तो सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और अब फेसबुक ट्विटर के रास्ते पर जाता दिख रहा है। तो क्यों सरकार से खफा दिख रहा है फेसबुक? देखिए ये रिपोर्ट। जब से मोदी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर नए नियम बनाए हैं, तब से विवादों का दौर जारी है। पहले ट्विटर ने सरकार के फैसले को मानने से इनकार किया,
तो वहीं अब फेसबुक भी इस मामले में नया ट्विस्ट लेकर आ रहा है। दरअसल शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने ये तय किया है कि ट्विटर के बाद अब फेसबुक समेत यूट्यूब, गूगल और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी समिति के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा। संसदीय समिति ने फेसबुक को समिति के सामने पेश होने को लेकर कहा कि वो आने के लिए तैयार रहें। समिति ने फेसबुक को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कई तरीकों से हो रहे दुरुपयोगों को लेकर अपनी चिंताओं से भी रूबरू करवाया, लेकिन संसदीय समिति के इस जवाब में फेसबुक ने ये साफ कर दिया है कि उनके अधिकारी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। इस इनकार की वजह फेसबुक ने बताते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में उनका कोई भी अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता। वहीं फेसबुक के इस जवाब को देखते हुए संसदीय समिति ने अब सख्त रुख अपना लिया है। समिति के सभी सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष शशि थरूर से कहा है कि फेसबुक के अधिकारियों को उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि संसदीय समिति के बने नियमों के मुताबिक समिति की बैठक ऑनलाइन नहीं हो सकती। अब फेसबुक और सरकार के बयान से साफ है कि दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि ये विवाद क्या नया मोड़ लेता है। फेसबुक का जवाब अब सरकार को परेशान कर रहा है। संसदीय समिति के निर्देश ना मानने पर सरकार फेसबुक पर भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मानने को तैयार नहीं दिख रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इस पर सरकार की ओर क्या जवाब दिया गया, देखिए रिपोर्ट। देश में महामारी की दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कई घरों में कमाने वाला चला गया, तो ऐसे भी घर थे जहां 6 से 7 लोगों की जान चली गई। पीड़ितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाएं। कोर्ट ने पीड़ितों के साथ संवेदना दिखाई, लेकिन मोदी सरकार मजबूरियां गिना रही है। कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि कर राजस्व में कमी और महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्च में हो रही वृद्धि के चलते केंद्र पर वित्त का बड़ा दबाव है। ऐसे में महामारी से मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इससे राहत कोष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इससे आने वाले समय में महामारी की अन्य लहरों से निपटने के लिए की जा रही तैयारियां भी प्रभावित होंगी। गृह मंत्रालय की ओर से जमा किए गए हलफनामे में कहा गया है कि ऐसे मामलों में राहत का काम SDRF के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए SDRF का वार्षिक आवंटन सभी राज्यों के लिए संयुक्त रूप से 22,184 करोड़ रुपए है। इसलिए अगर महामारी के कारण जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, तो संभवतः SDRF की पूरी राशि अकेले इस पर खर्च हो जाएगी और शायद आगे इसमें और भी इजाफा हो। और बुलेटिन के आखिर में बात संघ और मोदी के रिश्तों की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो कहा गया था कि वो संघ की पसंद नहीं बल्कि मजबूरी थे, क्योंकि पीएम बनने से पहले मोदी गुजरात के सीएम थे और संघ को मोदी के काम से कई शिकायतें थी, लेकिन मोदी संघ की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते थे। 7 साल बाद भी मोदी और संघ के रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं। इसकी झलक सोशल मीडिया पर दिखाई भी देती है। तो सोशल मीडिया पर संघ के दिग्गजों की क्या है पसंद, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं और आरएसएस का हमेशा करीब का रिश्ता रहा है। जब भी बीजेपी किसी मुसीबत में फंसती है तो संघ से मदद की गुहार लगाती है। यहाँ तक कि विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल नागपुर के हाथों में है, यानी मोदी सरकार संघ के इशारों पर काम कर रही है। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की संघ नेताओं के बीच स्वीकार्यता की हो तो साफ है कि संघ के अधिकांश दिग्गज मोदी को पसंद नहीं करते। वो मोदी को जरूरी नहीं मजबूरी मानते हैं। खबरों के मुताबिक 2014 में भी पीएम मोदी संघ की पसंद नहीं थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के बाद वो ही बीजेपी के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। 10 साल से सत्ता से दूर रही बीजेपी के लिए ये जरूरी था कि किसी लोकप्रिय चेहरे को आगे बढ़ाया जाए। बीजेपी के दबाव में संघ ने भी मोदी के नाम पर उस समय आपत्ति दर्ज नहीं कराई और 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने पहले मोदी को स्टार प्रचारक और बाद में पीएम इन वोटिंग घोषित कर दिया। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव जीता, संघ ने भी इसमें सहयोग दिया, लेकिन पीएम बनने के बाद भी मोदी संघ की पसंद नहीं बन सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर भले ही पीएम मोदी के करोड़ों फॉलोअर हों,
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें से संघ के लोग ना के बराबर हैं। संघ के अधिकांश दिग्गज मोदी को फॉलो नहीं करते हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले 2 साल से ट्विटर पर हैं, पर वो पीएम मोदी को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा आरएसएस के प्रचारक दत्तात्रेय होसबोले को 53,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी मोदी को फॉलो नहीं करते। आरएसएस में संघ प्रमुख और सरकार्यवाह के बाद सह सरकार्यवाह का नंबर आता है। मौजूदा समय में मनमोहन वैद्य, कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार, मुकुंद सियार और रामदत्त चक्रधर 5 सह सरकार्यवाहक हैं। इनमें से 4 के अकाउंट ट्विटर पर हैं और 3 लोग पीएम को फॉलो नहीं करते। तो दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।